हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएससी के एजुकेशनल पॉइंट में। आज हम लोग एक नए सिरे से जीएस का टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग सब्जेक्ट का वीकली करके एक नए जोर से शुरुआत करने वाले हैं, जिसके क्रम में आज हम लोग पॉलिटी का शुरुआत करेंगे। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप उससे अवश्य कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी भारतीय संविधान। भारतीय संविधान हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत सारी किताबों में डायरेक्टली हम लोग पढ़ते हैं भारत का संविधान का ढांचा, भारत के संविधान के ढांचे स्रोत से डायरेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविक स्रोत कहाँ से है उसको हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन एग्जाम के दृष्टि से हम लोग आज टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि कहाँ से आज, चूँकि संविधान का राज्य व्यवस्था का पहला दिन है, ऐसे ही टॉपिक वाइज अलग अलग दिन हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। चलिए आज हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909। देखिए दोस्तों, ये था क्या भारतीय परिषद अधिनियम 1909? तो इसी अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि लॉर्ड मार्ले उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। भारत के राज्य सचिव 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। इसीलिए इस रिफॉर्म को, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात भारत का राज्य सचिव जो थे इंग्लैंड में, उनका नाम जो था वह था मार्ले, और जो यहाँ के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। अब आते हैं आगे कि इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। तो सबसे पहले भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का सबसे पहले जो व्यवस्था की गई थी वह 1909 भारत परिषद अधिनियम के तहत की गई थी। उसके बाद से क्या किया गया था? तो इसका मुख्य भूमिका ये है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 में पहला पॉइंट था कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था किया गया। दूसरा, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ाया गया। केंद्र और प्रांत में जो विधायी शक्ति थी उसको बढ़ाया गया, और बजट पर प्रश्न करने के लिए विवेचना करने का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी 1909 में जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया था, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, उसमें मुख्य रूप से ये व्यवस्था की गई कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ाना, बजट पर प्रश्न करने का अधिकार, और इसी के तहत सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय निधि सदस्य चुना गया। यानी किसको प्रथम भारतीय निधि सदस्य, गवर्नर जनरल का प्रथम भारतीय निधि सदस्य किसको चुना गया? तो चुना गया था सत्येंद्र सिन्हा को। कब चुना गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, यानी 1909 में जोड़ा इनको प्रथम भारतीय निधि सदस्य के लिए चुना गया था। अब इसमें विधान परिषद सदस्यों की संख्या 60 थी, और 9 पदेन सदस्यों का व्यवस्था किया गया था, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 60 थी। अब ये एक क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है 1909 से, जो कि हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कि सर्वप्रथम किस अधिनियम में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का व्यवस्था किया गया था? तो वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या कहीं कहीं दे सकता है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म, या पूछा जा सकता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मार्ले उस समय क्या थे? तो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। अब पूछा जाता है एक क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में आजकल पूछे जाते हैं, कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है वह कहा जाता है, वह मिंटो को कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अब इनके कार्यकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जिनको हम लोग हिस्ट्री के अध्यायवार, या भारत में अंग्रेजों का आगमन या विदेशियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन,
का जब खंड पढ़ेंगे तो इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा जो भारतीय परिषद अधिनियम आया वह आया 1919 में। दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम आया 1919 में। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वह भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे और जो मॉन्टेग्यू थे वह इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। अब इसके तहत क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी? तो इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था किसके तहत किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत किया गया। यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत कौन सी घटना हुई? तो पहला केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें थी? तो दो भागों में बट गया सदन, एक राज्य परिषद के रूप में और एक केंद्रीय विधानसभा के रूप में। एक राज्य परिषद के रूप में और एक केंद्रीय विधानसभा के रूप में। अब राज्य परिषद में 60 सीटें थीं जिसमें से 34 लोग निर्वाचित होते थे और 5 वर्ष इनका कार्यकाल था। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था। केंद्रीय विधानसभा था उसमें 144 सीटें थीं जिसमें से 104 निर्वाचन होता था, 40 मनोनीत किया जाता था। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता था। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता था। जो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। फिर प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन का व्यवस्था भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत इसकी व्यवस्था की गई थी। यानी प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत किया गया। अब इस समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड में प्रधानमंत्री उस समय थे लॉर्ड जॉर्ज। जब भारत परिषद अधिनियम 1919 आया, अर्थात भारत में जब चेम्सफोर्ड वायसराय थे और मॉन्टेग्यू इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे। अब इसी में भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में ही प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पहला आरक्षित विषय में और दूसरा हस्तांतरित विषय में। पहला आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय रखे गए? तो भू राजस्व की व्यवस्था या वित्त व्यवस्था या कानून व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, खनिज संसाधन की व्यवस्था या न्याय की व्यवस्था या पुलिस प्रशासन, उद्योग, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था जो थी वह आरक्षित विषयों में थी। और हस्तांतरित विषयों में जो व्यवस्था किया गया था वह था शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि माप तौल, स्थानीय स्वशासन, मनोरंजन और स्वायत्त स्वशासन था। स्वायत्त स्वशासन, मनोरंजन, स्थानीय शासन, माप तौल, कृषि माप, लोक स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब हस्तांतरित विषयों में थे। इनको हस्तांतरित विषय में रखा गया था। अब इसके तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत और कौन सी व्यवस्था की गई? तो लोक सेवा आयोग का गठन। पूछा जाता है क्वेश्चन कि लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, किस अधिनियम के तहत किया गया? तो लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है, यूपीएससी का जो गठन था वो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। फिर अध्यादेश जारी करने का शक्ति, जो अध्यादेश आज राष्ट्रपति जारी करते हैं, कब? आपातकाल में। अब किसके तहत जारी करते हैं? तो आर्टिकल 123 जो हम लोग संविधान जब पढ़ेंगे, जब संविधान की चर्चा करेंगे, जब संविधान हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ते समय हम लोग अनुच्छेद, पूरा एक अनुच्छेद से 395 अनुच्छेद तक जितने भाग हैं या जितने इसके पार्ट हैं, अनुसूचियां हैं, मौलिक कर्तव्य है, इस सारे चीज़ों का चर्चा करेंगे। और एक एक ट्रिकी है जिससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। पूरा टोटल अनुच्छेद याद हो सकता है। बहुत आसान विधि है, लेकिन आज शुरुआत है, चूँकि शुरुआत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत मिला? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। आज पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 123 में है। और कब होता है? आपातकाल के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को।
उसके बाद से महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान करने का अधिकार, सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत ही महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान करने यानी वोट डालने का अधिकार मिला। तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भारत में कब प्राप्त हुआ? तो वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1919। आगे चलते हैं हम लोग। इसी के तहत और भी चीज़ें और भी कुछ व्यवस्था किया गया। लोक लेखा तथा वित्त समिति का भी व्यवस्था किया गया। वह भी किसके तहत पूछा जाता है? लोक लेखा या वित्त समिति, इसकी व्यवस्था कब की गई, किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत किया गया इसकी व्यवस्था। लेकिन मुख्य रूप से इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वह क्वेश्चंस है प्रांत में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत? 1919। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था से क्वेश्चन आ सकते हैं। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों से आ सकते हैं। लोक सेवा आयोग, अध्यादेश और महिलाओं को मतदान, यानी जो भी टॉपिक यहाँ पे चर्चा की जा रही है वो सब रिलेटेड टू एग्जाम्स हैं। आगे चलते हैं। अब चूंकि हम लोग अभी जानकारी प्राप्त किए हैं कि जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे और उन्हीं के कार्यकाल में भारत परिषद अधिनियम 1919 आया था। अब इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए कि क्या क्या हुआ था इनके कार्यकाल में। थोड़ा चर्चा कर लिया थोड़ा सा कि क्या हुआ था। हालांकि विस्तृत जानकारी हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पूरा जानकारी हम लोग लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, लेकिन थोड़ा सा जानकारी ले लें इनके ही कार्यकाल में। किनके कार्यकाल में? तो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, चूँकि वायसराय थे भारत के, तो इन्हीं के कार्यकाल में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन हुआ लखनऊ में। कब हुआ? 1916 में हुआ। यानी कांग्रेस का 32वां अधिवेशन कब हुआ? 1916 में हुआ। कहाँ पर हुआ? लखनऊ पर हुआ, लखनऊ में हुआ। और इससे क्या हुआ? इनकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इनकी अध्यक्षता किए थे AC मजूमदार। AC मजूमदार मतलब अंबिका चरण मजूमदार जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। यानी कांग्रेस का 32वां अधिवेशन का अध्यक्षता किन्होंने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इनके तहत इस लखनऊ जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसके तहत क्या हुआ? तो कांग्रेस का एकीकरण हुआ। चूँकि कांग्रेस हम लोग जानते हैं या हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी कि 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल में बट गया। तो उनका एकीकरण कब हुआ? तो 32वां कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ, जिसका अध्यक्षता किए थे AC मजूमदार जी ने किया था। उसी समय कांग्रेस का एकीकरण हुआ। जो नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया था उनका एक में फिर विलय हुआ। फिर मुस्लिम लीग की समझौता हुआ। मुस्लिम लीग से भी समझौता कब हुआ? तो मुस्लिम लीग से भी समझौता इसी समय हुआ 1916 में। ये सब किसके कार्यकाल में हुआ? तो उस समय वायसराय, अगर पूछा जाए कि इस समय वायसराय कौन था भारत का, तो भारत का वायसराय उस समय चेम्सफोर्ड थे। उस समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। और मुस्लिम लीग के बीच समझौता और कांग्रेस का एकीकरण इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। फिर क्या हुआ था इनके कार्यकाल में? तो एक और घटना हुई थी 1916 में। इनके ही कार्यकाल में पूना में महिला विश्वविद्यालय खोला गया था। यानी जब वायसराय बने थे चेम्सफोर्ड, तो इन्हीं के कार्यकाल में पूना में महिला विश्वविद्यालय, यानी पूना में महिला विश्वविद्यालय किनके कार्यकाल में खोला गया था और कब खोला गया था? तो वायसराय थे चेम्सफोर्ड, उनके कार्यकाल में खोला गया, 1916 में खोला गया। फिर शिक्षा पर सैंडलर आयोग कब आया? तो शिक्षा पर सैंडलर आयोग 1917 में आया। शिक्षा पर सैडलर आयोग 1917 में आया, जो कि चेम्सफोर्ड के ही कार्यकाल में आया था। और 1917 में ही सबको पता होगा, आप सबको पता होगा भली भांति कि 1917 से ही गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह शुरू हुआ, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। किनके कहने पर? तो राजकुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जी वहां चंपारण जाते हैं और वहां से चंपारण आंदोलन की तीन कठिया प्रणाली के विरोध में वहाँ चंपारण आंदोलन शुरू करते हैं। 3 कठिया प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी कि हर एक 20 कट्ठा के ज़मीन पर 3 कट्ठा ज़मीन पर आपको नील की खेती करनी ही करनी है ज़बरदस्ती। तो उस पे इस सभी चीज़ों का चर्चा हम लोग हिस्ट्री में करेंगे। लेकिन जो हम लोगों का राज्य व्यवस्था है, कहाँ से क्या क्या, अब इसके बाद हम लोग स्रोत पढ़ेंगे जब आगे हम अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग आया। 1919 में रॉलेट एक्ट, जिसको ब्लैक लॉ कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है, यह ब्लैक लॉ भी किनके शासनकाल में
कौन वायसराय थे उनके शासनकाल में आया था? तो चेम्सफोर्ड के ही वायसराय रहते 1919 का रॉलेट एक्ट भी आया था। और एक ही महत्वपूर्ण घटना, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ हम अमृतसर में, उस समय भी भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड थे। उस समय भी भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड थे। आगे चलते हैं हम लोग। भारत शासन अधिनियम, यह देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत परिषद अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। अब इसको पढ़ाना इसलिए आवश्यक है, इसको बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे संविधान का अधिकतर हिस्सा इसी से लिया गया है, 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, इसलिए रिलेटेड टू इसको बताना पड़ता है। तो भारत शासन अधिनियम में जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, उसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया उसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इसके तहत क्या व्यवस्था किया गया? तो द्वैध शासन व्यवस्था केंद्र में लागू। अब देखिए दो कन्फ्यूजनल क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था, तब 1919 चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। लेकिन पूछा जाए केंद्र में द्विशासन व्यवस्था, द्वैध शासन की व्यवस्था, तब 1935 यानी केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1935 के तहत। और 1935 में ही 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी, इससे पहले नहीं थी। उसके बाद से इसके तहत क्या हुआ? संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। हालांकि न्यायालय की स्थापना 1773 के बाद रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसी में 1774 के तहत कलकत्ता में हुआ था, जिसमें 4 सदस्य यानी एक मुख्य न्यायाधीश CJI और 3 अन्य उनके कार्यकारी सदस्य थे जो सर एलिजा इम्पे थे। उसके आगे इसमें क्या व्यवस्था किया गया 1935 में? तो वर्मा जो भारत का हिस्सा हुआ करता था उसको भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा और सिंध को नए प्रांत बना दिया गया, एक नया राज्य बना दिया गया। यानी 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया गया? एक और चीज़, तो वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा और सिंध को एक मिलाकर एक नया प्रांत, एक नया राज्य बना दिया गया। उसके बाद से क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति था जो 1909 में आया था, उसका और विस्तार किया गया और पहली बार प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, पहली बार प्रधानमंत्री और मंत्री शब्द की चर्चा की गई। पहली बार प्रधानमंत्री एवं मंत्री शब्द की चर्चा की गई 1935 के तहत। फिर 1935 के तहत क्या हुआ? तो फिर 1935 के तहत RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही की गई थी। इतना हम लोग जो पढ़े हैं अभी, यानी 1909 से लेके 1935 तक, इसके आगे वाला जो पॉइंट है इसमें और है कि एक चीज़ और हम जोड़ सकते हैं इसमें, अगर जोड़ना चाहें तो, कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में थोड़ा चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ें तो कर्जन के बारे में जोड़ सकते हैं कि 1905 में कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल को विभाजित कर दिया और ठीक उसके नेक्स्ट ईयर्स यानी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और कहाँ पे स्थापना हुई? ढाका में स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई वह हुई ढाका में। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना ढाका में हुई उस कौन कौन किया? तो 2 व्यक्तियों ने मिल के किया। एक का नाम था आगा खां और एक सलीम उल्लाह खां। 2 व्यक्तियों ने मिलके, आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने मिलकर 1906 में ढाका में, जो बांग्लादेश का राजधानी है, उसमें मुस्लिम लीग का स्थापना की। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं या जो भी क्वेश्चंस डाउट्स हैं उन डाउट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। आप क्वेश्चन उससे रिपीटेड पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस जो चैनल्स का नाम है
GSG के एजुकेशनल पॉइंट, इसको शेयर करें और लाइक करें। इसी के चलते इसी क्रम में हम हमेशा अपेक्षा करते रहेंगे, या हम हमेशा पॉलिटी का आज चूँकि शुरुआत हो गया तो पॉलिटी पूरा ख़त्म करने के बाद, हालांकि हम ऐसा थिंकिंग रखते हैं कि एक सप्ताह अगर आप लोग चाहें तो एक सप्ताह डायरेक्टली पॉलिटी का चर्चा कर लिया जाएगा, फिर एक सप्ताह अगले सप्ताह हिस्ट्री की चर्चा कर लिया जाएगा अगर सप्ताह वाइज हो तो। रेलवे के लिए भी, या फिर से अगर आपकी मांग हो तो 1-2 क्लासेस रीजनिंग की भी दे दी जाएगी। और इसी क्रम में अब नेक्स्ट हमेशा यह वीडियोज बनते रहेंगे। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करें या फिर से आप कमेंट करके आप ज़रूर जो भी राय है, अपना सुझाव है, ज़रूर हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।